Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. तो welcome to #storytimesunday. तो संडेज को हम लोग ये चैनल पे कुछ अलग करने वाले हैं. हम लोग मूवी रिव्यूज के बदले मूवीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं या फिर कोई रैंडम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो इफ दिस साउंड्स फन और इंटरेस्टिंग टू यू, सो आप आपकी कॉफी, चाय, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ लेके बैठना क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है. सो वंस यू आर रेडी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट अ माउंटेन, K2 माउंटेन, जिसपे अगस्त 2008 पे एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी. एक ही दिन पे 11 माउंटेन क्लाइंबर्स ने अपनी लाइफ खो दी थी ये माउंटेन पे. तो हम लोग इस बारे में, ये दिन के बारे में, व्हाट ऑल हैपेंड ऑन दिस डे और क्या सारी चीज़ें हुई जिसके वजह से ये ट्रेजेडी हुई, उसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं. अभी हाल ही में मैंने इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखी, सो आई थॉट दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो आई थॉट जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट. सो सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपके क्या थॉट्स है अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग. बिकॉज माउंटेन क्लाइंबिंग जितना सुनने को अच्छा लगता है, आई एम प्रिटी श्योर वो इतना ही डिफिकल्ट होता होगा. यू नो, इतने फीट लाइक अबव द सी लेवल, ऑक्सीजन की कमी, यू आर क्लाइंबिंग विथ ऑल दोज बैग्स एंड ऑल. आई एम प्रिटी श्योर इट मस्ट बी डिफिकल्ट. सो जिन लोगों ने किया है, तो आपका एक्सपीरियंस या कहाँ किया है, ज़रूर नीचे लिख के बताना. अब तक मैंने तो पर्सनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. शायद ये एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे समझेगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, व्हाट इज द फीलिंग आप जब वहाँ पहुँचते हो तब. सो टिल देन आपके एक्सपीरियंसेस से मैं अपना सीख ले लूँगी. सो पहले मैं आपको थोड़ा K2 माउंटेन के बारे में बता देती हूँ. K2 माउंटेन जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है. मतलब एवरेस्ट के बाद K2 सेकंड हाईएस्ट है और द मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन टू क्लाइम ऐसा बोलते हैं. इसको सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है. सैवेज माउंटेन विच इज अबाउट टू किल एवरीवन, ऐसा भी कहा जाता है. सो K2 हैज द हाईएस्ट डेथ टू क्लाइम रेशियो, मतलब 1 out of 4 वुड नॉट कम बैक अगर K2 पे जाएंगे. तो इतना रिस्की, इतना डेंजरस है ये माउंटेन. अब ये नाम कैसे पड़ा K2, उसके बारे में बता देती हूँ. सबसे पहले तो बहुत पहले जब माउंटेन्स देखने जा रहे थे, उसको नाम देने के लिए जा रहे थे, तब जो पहला माउंटेन दिखा उसको नाम दिया K1, दूसरा दिखा उसको K2, K3, K4, ऐसे ही माउंटेन के नाम पड़ गए क्योंकि वो काराकोरम रेंजेस के माउंटेन्स है. इसके लिए K1, K2, K3 ऐसे उसके नाम दे दिए गए. उसके बाद काफ़ी लोकल से, यूजुअली ये ऐसा किया जाता है कि लोकल से पूछते हैं कि आप इस माउंटेन को किस तरह से बोलते हैं, आप इस माउंटेन को क्या बुलाते हो, उस हिसाब से नाम देते हैं. लेकिन K2 के बारे में जो हाँ लोकल्स थे उनको भी कोई आइडिया नहीं था. इतना वो आइसोलेटेड या इतना सिविलाइजेशन से दूर माउंटेन है. एंड काफ़ी अब ये माउंटेन ऐसा है ना जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ऊपर नीचे होती रहती है. बहुत ठंडा होता है, एवलांचेस होते हैं, रैंडम आइस गिरता है, टेम्परेचर बार बार ड्रॉप होते रहता है. सो इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन टू क्लाइम. तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो 1 अगस्त का दिन जहाँ पे सब कुछ बिगड़ गया और हाईएस्ट फेटालिटी हुई. तो सबसे पहले मैं आपको कैंप्स के बारे में बता देना चाहती हूँ. तो यहाँ पे 4 बेस कैंप्स थे, कैंप 1, 2, 3, 4. जो 4th कैंप था वो लास्ट था. उसके बाद आपको K2 का समिट करके वापस आना होता है. और ऐसा बोलते हैं कि आपको अगर समिट करना है तो यू कैन नॉट स्टे देयर, मतलब आपको जाके जल्दी आना पड़ता है. उसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ. तो जो कैंप 4 है वहाँ पे आपको आपका जो आपके पास हैवी सामान है उसको छोड़ के जाना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रैवल, यू कैन नॉट गो हैवी ऊपर, इसके लिए. और बेसिस कैसे होते हैं, सबसे नीचे होगा कैंप 1, उसके ऊपर थोड़ा कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4. सो कैंप 4 सबसे ज़्यादा ऊपर हाइट में होता है. अच्छा, अब ये जो K2 माउंटेन है वो 28,000 फीट हवे में है. अब इसमें ना सबसे रिस्की पार्ट है बॉटल नेक, जिसको बोलते हैं. अब यूजुअली इस माउंटेन को कैसे क्लाइम करते हैं, फिक्स्ड रोप के तरह क्लाइम करते हैं जो एंकर्ड होती है और सब लोग उस पर सपोर्ट लेके क्लाइम करते हैं. और यहाँ पे K2 माउंटेन पे एक बॉटल नेक करके एरिया है और वो सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया है जहाँ पे आपको ट्रवर्स करके जाना पड़ता है. विच मीन्स आप सीधे नहीं चलते, आप वो बर्फ पे लेफ्ट साइड चल के जाते हो, विच इज़ वेरी रिस्की. तो ऐसा मानते हैं कि जितना कम टाइम बॉटल नेक पे आप स्पेंड करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपके ये माउंटेन का समिट सर्वाइव करने के. सो इतना ज़्यादा क्रूशियल है बॉटल नेक. सो हर कोई जो भी समिट करने का सोचता भी है, द टाइम ऑन बॉटल नेक शुड बी द लीस्ट सो दैट तुम ढंग से इसको समिट कर पाओ. अब ये जो समिट है वो भी ऐसा है कि आपको पूरे दिन में वापस आना है, तो यू हैव टू रीच द टॉप
बाय मैक्स 3 to 4 PM 5 PM। उससे ज़्यादा लेट अगर आप पहुँचे तो इट इज़ एज गुड एज आप ना जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट आप ऊपर जाओगे वहाँ पे उतना ज़्यादा अंधेरा होगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं। वहाँ पे सिटी लाइट्स तो होती नहीं है, तो बस तुम्हारा जो हेड का लाइट होता है उसके ऊपर आपको देखना है। ऊपर से टेम्परेचर इतना ज़्यादा ख़राब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, एवलांचेस होते हैं, स्नोफॉल होता है एंड बहुत सारे डेंजरस क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आप नहीं रह सकते। सो दैट इज द रीजन 4 to 5 PM आप मैक्स वहाँ पे पहुँचना चाहिए ऑन द टॉप, एंड देन यू हैव टू कम डाउन। अब ये 25,000 फीट, K2 इज 28,000 फीट, और 25,000 फीट के ऊपर बोलते हैं डेड जोन या डेथ जोन बोलते हैं। अब ये जोन ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा टाइम इंसान रहेगा, तो नाम जैसे बोलता है डेथ जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ही कम होता है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब इंसान की बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे एक तो हार्ट अपना इनफ ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाता, उसके बाद तुम्हारे आंखों के ब्लड वेसल्स फट सकते हैं, आंखों में से खून आ सकता है। इसीलिए हमेशा माउंटेन क्लाइंबर्स सन ग्लासेस पहनते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज तुम्हें अच्छे पिक्चर्स चाहिए, इट इज़ बिकॉज वो इतना ब्राइट सन और पूरी तरह से वाइट स्नो आपकी आंखों को हार्म कर सकता है, इसके लिए सन ग्लासेस आर अ मस्ट। और जो जो वो बॉटल नेक वाला, सॉरी, जो डेड जोन वाला एरिया है, वहाँ पे आपका स्किन का कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। इसके लिए एकदम हैवी गियर में लोग जाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्ट एक्सपोज हो जाए तो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो थॉट ऑफ क्लाइंबिंग K2 इज ऑल्सो वेरी स्कैरी एंड 25 ब्रेव पीपल। अब ये 7 अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते थे। मैं यहाँ पे कंट्रीज के नाम डाल दूंगी, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लोग आए थे, टोटल 25 लोग थे। अब उसमें से मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, हैप्स और शर्पास होते हैं जो लोकल लोग होते हैं। अब ये हैप्स मतलब हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, और शर्पास ये सेम होते हैं जो लोकल लोग होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा रिस्की जॉब है लेकिन ये उनका जॉब है। ये लोग लोकल होने के कारण उनको ये जो माउंटेन है उसके आजू बाजू के क्लाइमेट का ज़्यादा अंदाज़ा होता है, इसके लिए ये लोग जो लोग हैं उनको हायर करते हैं उनके साथ क्लाइंब करने में। बेसिकली ये लोग भी उनके साथ समिट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि समिट तो ये लोग करते हैं लेकिन ये उनकी जॉब है, और बहुत ज़्यादा मतलब उनको उनकी तरफ अगर उनकी ज़िंदगी जाती भी है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता। सो इट इज़ वो एक अलग टॉपिक है। तो हैप्स और शर्पास आप याद रखना। तो ये 25 जो लोग थे उन्होंने अलग अलग हैप्स और शर्पास किए थे और वो लोग समिट के लिए जा रहे थे। नाउ लेट मी टेल यू, सबसे पहले एक चीज़ ऐसी हुई थी कि ये सब लोग अलग अलग कंट्री से आए थे और सब लोग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर ली थी, विच इज़ अनदर नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज गैप्स हो सकती है, लेकिन फिर भी सब ने अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखी थी। अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट थिंग वो लोग लेट स्टार्ट करते हैं ड्यू टू सम रीजंस। उनका स्टार्ट ही लेट होता है, लाइक सबमिट करने का स्टार्ट फ्रॉम कैंप 4 बेस 4 ही लेट शुरू होता है। उसमें से सबसे पहले एक शर्पा होता है, एक हैप होता है जिसने माउंट एवरेस्ट का समिट किया होता है, और वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर ये लोग सब समिट करने वाले होते हैं। इतने डेंजरस माउंटेन का उसने समिट किया होता है, उसके एक्सपीरियंस पे सब लोग समिट करने वाले होते हैं, और वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस फेस करने लगता है। मतलब वो बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गो, और वो स्टार्टिंग में लाइक बिफोर द समिट वो ही जस्ट बैक्स आउट कि आई एम नॉट गोइंग टू क्लाइम, ओके यू हैव पेड मी एंड ऑल, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्लाइम बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उसके बाद आपको हैलुसिनेशंस होते हैं, आप इमेजिन करने लगते हो लोगों को। और एक और चीज़ बहुत जो कॉमन है, जो मैंने सुना है और पढ़ा है, कि थर्ड मैन सिंड्रोम होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है और एक्चुअली में वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है टू टेक रिस्क जो आपके लाइफ और डेथ सिचुएशन हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपको अच्छे से सेफली भी पहुंचा सकता है। सो ऑल दिस इज इमेजिनेशन। अलग अलग चीज़ें इमेजिन होती है, साइकोसिस, बहुत सारी चीज़ें होती है। एल्टीट्यूड सिकनेस, इट इज़ नॉट जस्ट ओ सांस लेने नहीं हो रहा, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो होता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में। सो और ये थर्ड मैन सिंड्रोम ऐसा भी बोलते हैं लोग कि ये स्पिरिट्स होते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने क्लाइंबिंग के टाइम कुछ
गलत स्टेप्स लिए होते हैं, सो दे ट्राई टू हेल्प यू एंड सो दैट यू डोंट कमिट द सेम मिस्टेक्स एंड यू गो डाउन सेफली. सो ऑल दीज आर जस्ट रूमर्स, बट हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती है एल्टीट्यूड सिकनेस में. तो जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही एक शर्पा जो ओनली ऐसा इंसान था जिसने K2 माउंटेन पहले समिट किया था और सब लोग उस पर रिलाई कर रहे थे, वो बैकआउट कर देता है. एंड ये पहला रेड फ्लैग था कि शायद नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक एक्सपीरियंस इंसान जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करता है वो ही नहीं आने वाला. लेकिन फिर भी लोग स्टार्ट करते हैं एंड इट इज लाइक एक लेट स्टार्ट ही होता है. अब बाकी सब लोग स्टार्ट करते हैं उनका समिट, क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं. अब मैंने जैसे कहा ये फिक्स्ड रोप पे क्लाइंबिंग होती है, रोप एंकर्ड होते हैं. ये माउंटेन बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्लाइंब करने, तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक फिक्स्ड लाइन से अटैच्ड हो. तो सभी लोग एक फिक्स्ड लाइन पे अटैच्ड होते हैं. अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बटी हुई थी कौन क्या करेगा. तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं समिट. एक शर्पा ऑलरेडी या हैप ऑलरेडी एग्जिट कर चुका होता है और सबमिट करते करते एंड दे रीच टू द बॉटल नेक. मैंने आपको बोला बॉटल नेक ऐसी जगह है जहां पे आपको सबसे कम टाइम स्पेंड करना है सो एज टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. और बॉटल नेक पे आपको ऐसे क्लाइंब नहीं करना, आपको लिटरली उल्ट ऐसे क्लाइंब करना है. वहां पे हमेशा ये डर होता है कि ऊपर से बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ आइस गिरे या स्नोफॉल हो जाए या कुछ भी हो सकता है. वहां पे आपका पैर स्लिप होके फॉल हो सकता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिड्यूस द टाइम ऑन द बॉटल नेक. अब ये लोग सब सबमिट करने जाते हैं और बॉटल नेक पे पहुंचते हैं और तभी उनको ये रियलाइज होता है कि हमारे पास इनफ रोप नहीं है. अब ये रियलाइज होने के बाद वो लोग लिटरली पैनिक करते हैं कि अब क्या करें, इनफ रोप नहीं है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते, बॉटल नेक क्रॉस नहीं कर सकते. अब ये इनफ रोप नहीं है का रीजन ये था कि अब ये बेस कैंप 4 है और यहाँ से तुमने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक शायद रोप करने की जरूरत नहीं थी, फिक्स लाइन की जरूरत नहीं थी. लेकिन फिर भी जो भी रिस्पॉन्सिबल था इस चीज के लिए उसने यहाँ पे भी लाइन कर लिया और इसीलिए ऊपर जाने के बाद रोप कम पड़ गई. तो अब वहां पे सब लोग खड़े हैं. इमेजिन बॉटल नेक पे क्राउड करके खड़े हैं जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, एवलांचेस हो सकते हैं, कभी भी बड़ा ब्लॉक ऑफ आइस गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है. वहां पे सब लोग खड़े हैं और कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए. तो ऑब्वियसली वहां पे शर्पास को वो लोग भेज देते हैं ये बोलने कि आप जाके रोप लेके आओ, फिक्स करो या जो भी करो. अब ये टाइम पे क्या होता है ना, ऑलरेडी वो लोग ने लेट स्टार्ट किया होता है. तो 2 अमेरिकन थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया ये टाइम पे कि वी आर नॉट गोइंग. दे डिसाइड टू जस्ट अबॉर्ट द मिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जब उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं हो सकता, रोप भी कम है, अब क्या ही कर सकते हैं. तो दे 2 अमेरिकन दे जस्ट अबॉर्ट द मिशन एंड दे गो डाउन टू कैंप 4 सेफली. दे रीच सेफली. अब अबॉर्ट करने का टाइम उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि एनीवेज हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है सबमिट करना, तो हम लोग ऊपर बहुत लेट पहुंचेंगे, हम लोग को रात मिलेगी, लाइक टोटल अंधेरा मिलेगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑलरेडी रिड्यूस हो जाते हैं, नीचे आने का चांसेस कम हो जाता है. सो अंधेरा मिलेगा. सो दे जस्ट अनक्लिप देमसेल्व्स एंड दे गो बैक टू कैंप 4. और ये उनका बेस्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ होने वाला है. अब उसके बाद क्या होता है ना, एक सर्बियन मेंबर होता है या एक सर्बियन क्लाइंबर होता है, उसका कुछ ऑक्सीजन जो टैंक होता है या ऑक्सीजन का जो होता है उसका इशू हो जाता है करके उसको उसका ऑक्सीजन टैंक या जो भी सिस्टम होता है उसको चेंज करना होता है. अब वो लोग सब एक फिक्स्ड लाइन पे है, तो वो क्या करता है, वो फिक्स लाइन से अपने आप को पहले अनक्लिप कर लेता है और अनक्लिप करने के बाद आई डोंट नो समहाउ उसको क्या रीजन था क्या नहीं, ही थॉट ऑफ पासिंग वन पर्सन एंड गोइंग टू द नेक्स्ट पर्सन. तो हम सब ऐसे खड़े, क्योंकि बॉटल नेक पे ट्रेवर्स करना पड़ता है, लेफ्ट साइड पे जाना पड़ता है. सो सब लोग ऐसे खड़े हैं, वो अपने आप को अनक्लिप करता है और समहाउ उसके माइंड में पता नहीं क्या था, वो एक जन को पास करके जाता है और जैसे ही वो जाता है ही लूजेज हिज फुटिंग एंड ही फॉल्स टू हिज डेथ. वो लिटरली इतने ऑलमोस्ट 30-40 फ्लोर्स नीचे गिर जाता है स्नो में. और दैट वॉज रियली अ रिस्की डिसीजन ऑन हिज पार्ट कि ही वो अनक्लिप करके पीछे से एक जन को क्रॉस करता है. शायद अगर उसने वो इंसान को क्रॉस ना किया हो तो वो बच जाता, लेकिन ओके वो उसका फुटिंग लूज होता है और नीचे गिर जाता है. और अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो वहाँ पे क्लाइंबर्स थे उन्होंने उसको उठते हुए देखा, लाइक वो गिरने के बाद उन्होंने उसको मूवमेंट या उसको उठते हुए देखा. और तो बाकी वहाँ पे लोग जो थे वो ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमें उसको जाके बचाना चाहिए, क्या इतने फॉल के बाद वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कोई लोग. और ऐसा हो सकता है ना कि तुम इमेजिन करने लगते हो, यू आर इन स्ट्रेस सिचुएशन, तो कुछ भी हो सकता है, शायद देखा भी हो, शायद ना भी देखा हो, शायद वो इमेजिन कर रहे हो. तो वो लोग लिटरली सब लोग सोचते हैं. लेकिन जो सर्बियन टीम के 4 लोग होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि इट इज़ बेटर दैट वी जस्ट अबॉर्ट दिस एंड वी गो. एंड क्योंकि वो सेम कंट्री से होते हैं, सो उनको एक
लगता है कि नो, वी शुड एटलीस्ट गिव इट अ चांस, वी शुड एटलीस्ट सी अगर वो जिंदा है तो, एंड वी कैन हेल्प। तो वो 4 सर्बियन लोग भी ये मिशन को वहीं पे बॉटल नेक पे अबॉर्ट करके वापस चले जाते हैं। वो लोग भी ऑब्वियसली जब भी कोई नीचे ऊपर जाता है, सभी लोग को फिक्स्ड लाइन पे होना बहुत जरूरी है, रोप पे अटैच्ड होना बहुत जरूरी है, तो सभी लोग अटैच्ड होते हैं। उसमें जो एक शर्पा होता है या जो एक हैप होता है वो बहुत वियर्ड एक्ट करने लगता है। ये जो 4 लोग रेस्क्यू टीम से नीचे गए होते, सॉरी रेस्क्यू करने नीचे गए होते हैं, उसमें से एक जो हैप होता है वो बहुत ही वियर्ड एक्ट करने लगता है। शायद उसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा था, वो अजीबो गरीब चीजें बोलने लगता है। मतलब वो पहले ये बोलता है कि आई एम गोइंग टू हेल्प इन दिस रेस्क्यू ऑपरेशन, बाद में ये बोलता है आई एम नॉट फीलिंग लाइक हेल्पिंग इन दिस रेस्क्यू ऑपरेशन। सो बेसिकली वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगता है। एक्चुअली वो थोड़ा हिलने लगता है वहां पे, और सब लोग एक फिक्स्ड लाइन से अटैच्ड होते हैं। सो ऑब्वियसली जो बाकी सब लोग होते हैं वो बोलते हैं वी आर अटैच्ड टू यू, प्लीज ऐसा मत करो, कुछ भी गलत स्टेप लिया, everyone is going down with you, so प्लीज ऐसा मत करो। सो आफ्टर दैट ही अनक्लिप्स हिमसेल्फ, और अनक्लिप करने के बाद वो थोड़ा अगेन हिलता है, डुलता है, टकराता है, एंड देन अगेन ही जस्ट फॉल्स डाउन। एंड उसके बाद ये जो ये जो बाकी लोग जो बचे रहते हैं सर्बियन टीम से, वो लोग उनके जो पहले गिरा हुआ था सर्बिया वाला, उसको उनके फ्लैग में बांधते हैं, फ्लैग में, और वहीं पे छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि ये बहुत रिस्की चीज़ है। अब ये जो इंसान, ये जो शर्पा गिरता है, उस पर अलग अलग 2 स्टोरीज है। सबसे पहले स्टोरी ये है कि आइस प्रिक जैसा कुछ होता है जिससे तुम अपना जो गिरने का वो है वो चांसेस कम कर सकते हो, तो यू हैव टू लाइक पुट इट इन दी आइस। तो उसने वो यूज नहीं किया या उसने वो कैरी नहीं किया, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसको हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है कि एटलीस्ट वो बाकी सबको लेके नहीं गिरा। ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, लेकिन वो हीरो था, बाकी सबको लेके नहीं गिरा, वो खुद गिर गया। सो वो ऐसा भी बोलते हैं। सो अगेन वो हो जाता है, उसको जो पहले सर्बिया वाला गिरा होता है उसको फ्लैग में रैप करके बाकी सब लोग बेस 4 पे चले जाते हैं। इस बीच जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो भी अपना मिशन अबॉर्ट कर लेते हैं। काफी लोग ने मिशन अबॉर्ट किया होता है और 2 लोगों ने अपनी जान खोई होती है। उसमें जो नॉर्वेजियन टीम थी उसमें एक हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, न्यू एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है, और उनका टीममेट होती है। तो उस दिन 18 लोगों ने एक्चुअली सबमिट किया होता है, लेकिन उसमें से 8 लोग वापस नहीं आने वाले होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप डेथ जोन में होते हो तब आपको ऑक्सीजन नहीं होता, और जब आप इतना लेट, कोई लोग तो एज लेट एज 8:30 पहुंचे थे ऑन द टॉप, तो वहाँ पे जब इतना लेट आप पहुँचते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिकॉज इट इज़ पिच ब्लैक। वहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है, आपके बस सर की लाइट आपको काम आएगी, उस पर आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ शिफ्ट हो गया, कुछ स्लिपरी है, कुछ है, कुछ भी पता नहीं। आप इतने ऊपर हो, आप ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हो, आपकी हार्ट इनफ ऑक्सीजन पंप नहीं कर पा रहा, कई टाइम इतना अंधेरा होने के कारण डायरेक्शन का सेंस भी लूज हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप लेट पहुंचते हो कि गलत हो सकती है, और वो टाइम पे तो बहुत 8:30 रात के 8:30 तक वॉज द लास्ट पर्सन जो वहाँ पे पहुंचा था। अब इसमें कैसा होता है ना कि एक जन नीचे आएगा, फिर एक सबमिट करेगा, एक नीचे आएगा, एक सबमिट करेगा, ऐसा वो माउंटेन का ट्रैफिक वर्क कर रहा था। तो वैसे ही जो नॉर्वेजियन टीम थी, वो जैसे मैंने बोला 3 लोग थे, वो लोग सबमिट करने के बाद नीचे उतर रहे थे। उसमें एक वाइफ, हस्बैंड और एक टीममेट थी। अब जैसे ही वो लोग नीचे उतर रहे थे, वो लोग सब फिक्स्ड रोप से मतलब अटैच थे। वैसे ही बहुत जायंट पीस ऑफ आइस, रॉक आइस कहीं से आ जाता है और वो गिरता है, हस्बैंड के ऊपर गिरता है। और वो फिक्स्ड लाइन जो होती है, सब लोग, माइंड यू, सब लोग वो फिक्स्ड लाइन से अटैच्ड होते हैं। कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, लेकिन सभी लोग वो फिक्स्ड लाइन से अटैच्ड होते हैं। वो जो बड़ा आइस का पीस होता है वो बहुत कहीं से आता है, वो हस्बैंड को अपने साथ लेके जाता है, एंड हस्बैंड फॉल्स टू हिज डेथ। और वाइफ लिटरली वहाँ पे खड़ी होकर उसको देख रही होती है, बिकॉज वो कुछ नहीं कर पाती वहाँ पे, एंड शी लिटरली sees him falling to his death। लेकिन ये जो आइस के वजह से जो फिक्स्ड रोप है, सभी के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सभी लोग विदाउट एनी सपोर्ट माउंटेन पे होते हैं, उनके पास कोई भी फिक्स्ड सपोर्ट नहीं है, कहीं पे भी एंकर्ड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। नाउ दे हैव टू डू इज फ्री सोलो मतलब विदाउट एनी रोप, अपने खुद लाइक उस पर विदाउट एनी फिक्स्ड रोप। सो सब वो एक चीज़ जो होती है, सबसे बहुत बड़ी मेजर चीज़ होती है, वो सबके साथ हो जाती है कि नाउ दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड रोप। अब इसी दौरान काफ़ी लोग ये सोचते हैं, काफ़ी लोग
सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए बिकॉज इट इज़ सो लेट। तो उसमें से कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो लोग ऊपर ही माउंटेन पे रह लेंगे और नेक्स्ट डे जब सुबह का टाइम आएगा तब वो जाएंगे, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड डिसीजन क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल वैसे ही बहुत कम होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग नीचे उतरने लगते हैं। सो बेसिकली पीपल वर हैविंग वेरियस थॉट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये जो हस्बैंड जो मर जाता है उसकी वाइफ और वो टीम रूममेट जो होती है वो बहुत थैंकफुली वो सक्सेसफुली बेस कैंप 4 तक पहुंच जाते हैं। इमेजिन, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि उस पर क्या बीती होती है। शी मतलब वो अपने खुद के हस्बैंड को इतने बुरी तरह से गिरते और उसको पता है कि ही इज़ नो मोर देखती है। आई मीन आई जस्ट कैन इमेजिन उसने ये सोचा हुआ होगा कि अभी उसको जिंदा रहना ही है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, इतना हेल्पलेस फील किया होगा। तो वो और उसकी टीममेट सेफली पहुंच जाते हैं। अब इसी टाइम काफ़ी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्री सोलो करेंगे, नीचे जाएंगे। काफ़ी लोग ये डिसाइड करते हैं वहाँ पे रह लेंगे। इसमें से ना कोरियन टीम नहीं, कोरियन जो लोग होते हैं उन्होंने 3 शर्पास किए होते हैं एंड अलेजेडली वो सभी लोग रिलेटेड होते हैं। आई थिंक वो लोग तीनों भाई होते हैं। तो उसमें से 2 कोरियंस और 2 शर्पास जो है वो कैंप 4 तक बहुत सेफली पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये चीज आपको याद रखनी है कि वो 2 में से एक शर्पा उनका भाई होता है जो अभी तक कैंप में नहीं पहुंचा होता है, और 2 कोरियंस मतलब 3 कोरियंस अभी भी कैंप 4 नहीं पहुंचे होते और एक शर्पा जो वो 2 शर्पा का भाई है। सो नाउ जब वो लोग कैंप 4 पहुंचते हैं तो उनका जो कोरियन टीम का जो लीडर होता है या जो मेन होता है वो इनको ये बोलता है, ये 2 शर्पास जो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, कि यू हैव टू गो एंड फाइंड माई अदर पीपल, कि वो लोग कहाँ पे है। एंड ऑब्वियसली ये लोग शायद ना जाते लेकिन उनको जाना पड़ा बिकॉज ऐसा कि शायद वो उनका भाई था तो दे डिसाइडेड टू ओके एनीवे गो। तो वो लोग फिर जाते हैं ये ढूंढने की एक्चुअली ये जो बाकी 3 कोरियंस और एक शर्पा है वो है कहाँ पे। ये पूरे मेस में ना ऊपर एक इंसान होता है जिसने ये डिसाइड किया होता है कि आई एम गोइंग टू फ्री सोलो। वो टोटली अकेला होता है एंड वो डिल्यूजनल हो जाता है। वो अपनी क्या बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन खो बैठता है। वो अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगता है। ही इज फ्री सोलोइंग एट दिस पॉइंट। ही इज हैविंग नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। वो किसी से भी अटैच नहीं है, वो फ्री सोलो कर रहा है। और वो जब नीचे आता है तो वो एक टैंगल्ड मेस को देखता है और टैंगल्ड मेस में उसको ये दिखता है कि 3 कोरियंस और एक शर्पा वहां पे पूरी तरह से उनके ही रोप में टैंगल हो गए हैं। कोई अपसाइड डाउन है, पूरी तरह से ब्लडीड, किसी का आंख ब्लीड कर रहा है, नोज ब्लीड कर रहा है, पूरी तरह से ब्लडीड है, पूरी तरह से टैंगल्ड है। और वो जब वहां पे पहुंचता है, माइंड यू ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। वो नहीं समझ पाता कि क्या वो सच्ची में ये देख रहा है क्या वो इमेजिन कर रहा है ये चीजें। सो वो हेल्पलेसनेस की वजह से वो क्या करता है, वो उसका जो एक ग्लव्स होते हैं उसके पास वो वहां पे रख के जाता है। मतलब वो बेसिकली ये ट्राई करता है कि इफ दिस इज रियल आई एटलीस्ट want to help them in whatever way I can। तो उसको वो टाइम पे जो भी सही लगता है वो अपने ग्लव्स निकाल के वहां पे छोड़ के नीचे उतरता है। अब 2 लोग ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए निकले हुए थे। ये वो नहीं है जो शर्पास है, कोई और 2 लोग हैं वो ऑलरेडी रेस्क्यू के लिए निकले होते हैं। तो जब ये इंसान नीचे आता है जो ग्लव्स रखा होता है तब वो इनसे मिलता है एंड देन ही इज लाइक ओके आप जा रहे हो रेस्क्यू करने तो देन दे विल बी फाइन। तो वो उसके दिमाग से निकल जाता है। ओके अब जो 2 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑलरेडी आए हुए थे वो ये टैंगल्ड मेस तक पहुंचते हैं जो सभी लोग टैंगल हुए होते हैं और दोनों कुछ ना कुछ करके ट्राई करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। उसमें से जो एक इंसान होता है वो लिटरली बोलता है आई एम नॉट डूइंग इट व्हाटएवर, मैं नहीं, क्योंकि ये डीटैंगल करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे खोला तो ये हो सकता है, वैसे खोला तो पैर स्लिप होके गिर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। वो सांस नहीं ले पाएंगे या वो पैर स्लिप होके गिर जाएंगे या रोप टूट जाएगी या सभी लोग गिर जाएंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हो सकते हैं। तो वो दोनों में से जो एक इंसान होता है वो बैक ऑफ कर लेता है और वो निकल जाता है वहां से। और वो जो इंसान जब नीचे जा रहा होता है तब वो एक और इंसान को देखता है और वो ये देखता है कि ये इंसान इज गोइंग अप एंड वो सोचता है कि ये इंसान ऊपर क्यों चढ़ रहा है, लेकिन ही इज गोइंग अप। तो और बाद में हमको ये पता चलता है कि ये जो इंसान ऊपर जा रहा है, एंड मैं किसी के नाम नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं नाम में जंबल कुछ करना नहीं चाहती, इसके लिए मैं इंसान बोल रही हूँ। तो ये जो जिसने बैकआउट किया होता है वो नीचे जाता है, तब वो एक इंसान को देखता है जो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड देन वी गेट टू नो वो ऊपर जा रहा है क्योंकि ही इज ट्राइंग टू असेस ये जो टैंगल है वो कहीं और एंगल से असेस करने की कोशिश करने में जाता है कि कहीं और से वो हेल्प कर सके और इनको डीटैंगल कर सके सेफली। अब ऐसा माना जाता है, अलेजिडली ये भी माना जाता है कि ये जो इंसान है उसने कोरियंस को डीटैंगल किया एंड मतलब बहुत टाइम लगाया, बहुत स्ट्रैटेजीज यूज की और उसने उनको डीटैंगल किया। लेकिन अगेन दैट वाज द लास्ट टाइम एनीबडी सॉ हिम। सो
ही वॉज अगेन अ हीरो कि ही हेल्प देम, ही डिटैंगल्ड देम, लेकिन वो अपनी लाइफ नहीं बचा पाया। सो उसके बाद क्या होता है, ये जो पीछे जो मैंने बोला था नीचे कैंप फोर से जो 2 शर्पाज आते हैं उसके भाई को और कोरियंस को छुड़ाने, तो उसमें से क्या होता है ना, 2 शर्पाज होते हैं। अब उसमें से एक शर्पा जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड होता है दूसरे से, मतलब दोनों ही थके होते हैं। ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें गलत हुई होती है, इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, दोनों ही थके होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा थका होता है। तो वो कंपेरेटिवली वो दोनों में से एक वाला थोड़ा स्लो चल रहा होता है, और ये तीनों कजन्स हैं। लेकिन जब वो आगे वाला आगे जाता है तब वो देखता है कि हमारा जो कजिन है, बाकी जो कोरियंस हैं वो है वहाँ पे, एंड दे गेट दे फील कि ओ माय गॉड कम ऑन नाउ वी आर गोइंग टू गेट रीयूनाइटेड, एंड दे फील हैप्पी। और वो एक मोमेंट वो लोग सेलिब्रेट करते हैं यूनिटी का। और तभी ही एट दैट वेरी मोमेंट एक बड़ा एवलांच और बड़ा पीस ऑफ आइस आता है, और वो सभी को वाइप करके चला जाता है। सभी को, वो जो कोरियंस टैंगल मेस में थे वो सभी को वाइप करके चला जाता है, अलॉन्ग विथ वन शर्पा जो उनको रेस्क्यू कराने वहाँ पहुँचता है। और जो दूसरा शर्पा है वो इसीलिए सेव होता है बिकॉज ही वॉज लिटिल स्लोअर एज कम्पेयर टू हिज ब्रदर। आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन वॉट उनके दिमाग में से उसके दिमाग में क्या हुआ होगा, क्या उसने फील किया होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ही वॉज अ लिटिल स्लोअर वो बच जाता है। और बाकी सब लोग जो भी वहाँ पे टैंगल होते हैं वो बड़े आइस के साथ ये हो जाते हैं। सो या ऐसा कुछ हुआ होता है ऑन दिस वेरी पैथेटिक डे ऑफ 1 अगस्त, 1 और 2 अगस्त। अब एक्चुअली में ना कैसा है ना, ये जो स्टोरीज मैंने बोली आई विल पुट ऑल द सोर्सेज इन द कॉमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब एक्चुअली में वो दिन पे क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। जो भी सर्वाइवर्स थे टू टेल द स्टोरी, ईदर दे वर नॉट देयर फॉर होल टाइम, मतलब सभी लोग सभी जगह पे स्कैटर्ड थे, तो दे वर नॉट देयर टू टेल होल पूरी स्टोरी बोलने। और उसमें से ऐसा भी है कि काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं है। सो एग्जैक्टली क्या हुआ, जो भी जिनको भी जो भी याद था उस हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर था। सो इट वॉज रियली रियली सैड टू मतलब इसके लिए ये माउंटेन क्लाइंबिंग आई नो कि काफ़ी लोग बहुत इंटू होते हैं, एंड आई प्रॉपर रीजंस होंगे उसके, लेकिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ जस्ट वेरी स्कैरी टू इमेजिन कि इतने ऊपर, या यहाँ पे सुबह से रात को टेम्परेचर थोड़ा गिर गया तो सांस लेने तकलीफ होती है। आई कैन नॉट इमेजिन इतना ऊपर हवे में विथ ऑल द पैथेटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या हो सकता है। सो या ये थी कहानी ऑफ द मोस्ट बैड डे ऑन K2 माउंटेन। उसके बाद काफ़ी लोग ने K2 माउंटेन का समिट करने की कोशिश की है, काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो ये सैवेज माउंटेन इसको एक माउंटेन क्लाइंबर ने बोला था, क्योंकि इट इज़ अ सैवेज माउंटेन विच इज़ आउट एंड अबाउट टू किल एवरीबडी। तो या ये थी कहानी। आपके थॉट्स बताना, एंड दिस इज़ रियली डिस्टर्बिंग, मतलब कि तुम इतना अपना लाइफ का रिस्क होता है, एंड वो जो वाइफ और हस्बैंड जिसने अपने हस्बैंड को गिरते देखा, एवरीथिंग लाइक हर किसी का लॉस बहुत बहुत ही बुरा था। उसमें से बहुत सारे जन ने जो एक्चुअली सर्वाइव भी किए उनको भी ट्रॉमा, उनको भी बहुत अलग अलग चीज़ें हुई होंगी। सो या ये था। लेट मी नो योर थॉट्स, और अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे बोला होगा और आपको कुछ पता होगा, बेटर पता होगा, तो प्लीज़ नीचे लिख के बताना। मैंने जो भी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर की है मैं नीचे डाल दूंगी। लेकिन हाँ, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो एंड दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और अगर यहाँ तक हो तो हाई, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर स्टेइंग। सो या हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। सो K2 माउंटेन की स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर 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 कमेंट्स में लिख के बताना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। I will see you in my next one. Bye guys and take care.